हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बोर के परमाणु के अनुसार त्रिज्या और वेग का अध्ययन आपको मेथड नंबर 1 करवा दिया था आपको। और मेथड नंबर 1 में आपके पास आर का फॉर्मूला आया था एन स्क्वायर बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर आ चुका था आपके पास, ठीक है। और वी का फॉर्मूला आया था 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आ चुका था। आज इसी चीज़ को निकालने के लिए अपन मेथड नंबर 2 का यूज़ करेंगे। अगर जिन भैया को मेथड नंबर 1 अच्छा नहीं लगा तो मेथड नंबर 2 से भी वो इस क्वेश्चन को कर सकता है अपने पास। देखो मेथड नंबर 2 वो का वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है आपके पास। अब केंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या था, एम बी स्क्वायर बराबर था जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो चुका था, ठीक है। तो एम वी आर बराबर था जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये था समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 था एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। कोणीय संवेग का मान एन एच अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज होता है, यानी बराबर होता है आपके पास। ये समीकरण नंबर 2। इधर वी निकाल रहे हैं, वो का वही फॉर्मूला होगा एम वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। समीकरण नंबर 1 एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। फर्स्ट मेथड में क्या किया था उन्होंने, अगर वो मेथड याद है तो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट मेथड में क्या किया था, जहाँ से वी निकाल रहे उसमें से आर निकाल के उस आर को यहाँ पुटअप कर दिया था और कुछ ही नहीं किया था। आज मेथड नंबर 2 में क्या है, समीकरण नंबर 2 का भाग देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 2 का 1 में भाग दो बेटा। देखो एम वी स्क्वायर है, किसका भाग होगा, एम वी आर का भाग होगा, ठीक है। जेड ई स्क्वायर है अपॉन आर है, इसका भाग इसमें दोगे तो एन एच लिखोगे यहाँ पे, और 2 पाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। इसके बाद देखो जो करता है काट दो, एम से एम कैंसिल, वी से वी कैंसिल, आर से आर कैंसिल। तो क्या फॉर्मूला है अपने पास, देखो इधर वी बराबर 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आ गया एन एच। और इसका जो आंकिक मान आया था आपको मालूम है, ये फॉर्मूला यहाँ आ गया अपने पास, ये का ये फॉर्मूला आ गया। और इसका जो आंकिक मान आया था वो आया था 2.186 इंटू 10 की पावर 8। किसका मान ही रखते थे अपन, जेड और एन का नहीं रखते थे। और वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं आप। इधर देखो, अब इधर से निकाल रहे हैं, त्रिज्या निकाल रहे हैं। त्रिज्या में क्या होगा, समीकरण नंबर 2 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। समीकरण नंबर 2 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। इस 2 को किस में भाग दे देंगे, समीकरण नंबर 1 में दे देंगे। पहले इसका वर्ग करो बेटा। एम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एन एच है, एन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एच का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। दो का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। पाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक की, कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ तक में। इसको उठा दे ऊपर वाला, यानी क्या किया है, समीकरण नंबर 2 का वर्ग करके समीकरण नंबर 1 में भाग देना है। ये तो आ गया अपने पास। अब समीकरण नंबर 1 ये रहा, समीकरण नंबर 3 ये रहा। तो समीकरण नंबर 3 का वर्ग करके इसमें क्या देना है, भाग। तो इसका भाग इसमें दो, तो यहाँ क्या आएगा, एम स्क्वायर आएगा, वी स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका भाग इसमें दे रहे हैं, तो यहाँ कौन आएगा, एन स्क्वायर आएगा, और कौन आएगा, एच स्क्वायर आएगा। ऊपर 4 पाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 4 पाई का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। हटा दे इसको। देखो अब करता है काट दो, एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर से पूरा कट गया, आर से आर कैंसिल। अब कुछ नहीं कट रहा अपने पास, तो बचा क्या अपने पास, यहाँ तो ऊपर वाली चीज़ सारी कट चुकी, तो 1 रह गया अपने पास। एम कटा है 1, तो एम रह गया अपने पास। आर 1 कटा है, तो आर रह गया अपने पास 1, बराबर क्या रह गया, 4 पाई स्क्वायर रह गया, जेड स्क्वायर रह गया अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर रह गया। वर्ज गुणा कर सकते हो और आर निकाल सकते हैं अपने पास। इसको इससे गुणा करो, 4 पाई स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर आएगा, एम आर आएगा नहीं आएगा, आएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा, एच स्क्वायर। क्या निकालना है यहाँ से, आर निकालोगे तो क्या आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, 4 पाई स्क्वायर आ गया, एम आ गया, और जेड स्क्वायर हो गया। तो यही फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, ये वाला फॉर्मूला है, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। बात समझ आ गई।
तो मेथड नंबर फर्स्ट से भी कर सकते हैं, मेथड नंबर सेकंड से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद है ऊर्जा निकालना। बोर के अनुसार त्रिज्या भी निकाल ली, वेग भी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे अपने पास? ऊर्जा। क्या निकालेंगे? ऊर्जा। ऊर्जा निकालना क्या है? देखो इधर, बोर के आधार पर ऊर्जा का अध्ययन। देखो ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? कुल ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा के। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, हाफ mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है Ze²/r। लिख लो बेटा, Ze² अपॉन क्या होता है? r होता है। कंप्लीट है। अब इसको सही से करना है आप लोगों को हल। स्थितिज ऊर्जा किस में आएगी? आपके नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्यों आ रही है? पहले इसको समझा देते हैं। स्थितिज ऊर्जा किस में आएगी? नेगेटिव। देखो इधर ऊर्जा निकाल रहे हैं अपने पास, दोनों ऊर्जा बोल रहे हैं अपने पास। गति ऊर्जा क्या होगी? जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लाला क्या करेगा? गति करेगा, तो कौन सी ऊर्जा कहलाई जाएगी? वो गतिज ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिज अवस्था में तो रहते हैं। इसको किस अवस्था में लाना हम लोग को? स्थितिज अवस्था में। इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिज अवस्था में रहते हैं, तो कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम कर दी जाए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए, बहुत कम कर दी जाए, तो किस में आएगी? नेगेटिव। ये सोचो आप चल रहे हैं तो वो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। आप बोल रहे हैं, गतिज ऊर्जा हो गई। आप किसी वर्क को कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा हो गई। आपको एक मरण अवस्था में बोल दे, आपके डेथ अवस्था में बोल दे, तो आपके स्थिति यानी एक अवस्था में रह जाएगी, बिल्कुल खड़े रह जाएं या सो जाएं, ठीक है, मर जाएं, तो उस अवस्था को बोलेंगे स्थिति ऊर्जा। आपको खाना बंद कर दिया जाए, आपको ऊर्जा देनी बंद कर दी जाए, यानी भोजन देना बंद कर दिया जाए, यानी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी बंद कर दी जाए, ठीक है, तो ये किस अवस्था में जाएगा? अपनी एक अवस्था में जाएगा। तो इसको ऊर्जा में क्या करनी पड़ेगी अपनों को? कमी। तो स्थिर ऊर्जा हमेशा किस रूप में आएगी? नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको बहुत क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, तब आपकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे आएगी? नेगेटिव। ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका मान निकालना है अपनों को। तो एक फॉर्मूला बताया था आपको। अब केंद्रीय बल बराबर Ze²/r² के बराबर होता है। r से r कैंसिल हुआ था, तो क्या आया था? mv² बराबर Ze²/r आया था। इस mv² की जगह क्या रख सकते हैं अपन? Ze²/r लिख सकते, नहीं लिख सकते? तो टोटल ऊर्जा अपने पास आ रही है अपने पास डेल ई बराबर -Ze²/r प्लस 1/2। इस mv² की जगह लिख सकते हैं Ze²/r ले सकते हैं। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? Ze²/r कॉमन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। ऊपर वाला उठा देते हैं यहाँ से। अब देखो दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो डेल ई बराबर क्या कॉमन आ रहा है बेटा? Ze²/r कॉमन आ रहा है इसमें। 1/2 ले लिया साइड में, और क्या कॉमन आ रहा है अपने पास? माइनस है अपने पास, ठीक है। Ze² क्या कॉमन आ रहा है? r कॉमन आ रहा है अपने पास। हो गया, खेल खत्म। क्या है अब इसके अंदर? ये हटा दे नीचे वाला। आपको करना क्या है? r का फॉर्मूला लिखना है। r का फॉर्मूला, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या था? n² h² बटा क्या था? 4π² mze² था आपके पास। त्रिज्या का फॉर्मूला ये था। इस r की जगह ये फॉर्मूला लिखना है। डेल ई बराबर माइनस का 1/2 Ze²। r का फॉर्मूला क्या है? ये रहा n² h²। 4π कहाँ चला जाएगा ऊपर? तो 4π² mze²। बात समझ आएगा यहाँ तक? इसको उठा दे। ये किसका फॉर्मूला था? r का। जो कटता है काट दो। 2 से 2 कट रहा है अपने पास, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। इसको उठा दे। अब देखो बच क्या रहा है अपने पास? क्या ये फॉर्मूला आ रहा है क्या? चेक करना। डेल ई बराबर माइनस का 2π² mze² e⁴ n² h² आ रहा है क्या? ये तो याद है मेरे को, आपको भी याद होना चाहिए। तो देखो 2π², 2 से कट गया था, यहाँ से 2 रह गया था, 2π² आ गया। इसका खेल ख़त्म है, ठीक है। ये आ चुका, m आ चुका, ठीक है। z × z
जेड गुणा जेड कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई की पावर 4, ठीक है। एन स्क्वायर और एच स्क्वायर आपके पास आ चुका है आपके पास। बात कंप्लीट है यहाँ तक कि ऊर्जा निकालने में कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद देखो क्या है, आप इन सब के मान रखोगे, ठीक है। माइनस का 2 पाई का मान कितना होता है, 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा। एम का मान जानते हो 9.1 इंटू 10 की पावर 31 किलोग्राम होता है मास का मान। जेड का मान नहीं रखते हैं, जेड स्क्वायर रख देंगे। ई का मान रखते हो अपने पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 का क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, बटा एन स्क्वायर का मान नहीं रखते अपने पास। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है, 6.62 10 की पावर माइनस का कितना होता है, 34 होता है, स्क्वायर आ जाएगा। इन सबको जब आप हल करेंगे, ठीक है, याद है मेरे को, आपको भी याद होना चाहिए। माइनस का 2.186 10 की पावर माइनस का 18 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटा क्या आएगा, एन स्क्वायर। बात समझ आ गई। ये किस में आएगी, जूल में आएगी। ये ऊर्जा किस में आएगी, जूल में। और ऊर्जा निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, ऊर्जा जूल में भी निकाल सकते हैं और किस में निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्ट में। इस जूल को किस में चेंज करेंगे अपने पास, ये हटा देते हैं, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, हटा रहा हूँ इसको मैं। आपके पास जो ऊर्जा आई, ये वाली जो ऊर्जा आई, डेल ई बराबर माइनस का 2.186 10 की पावर माइनस का 18 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, ये ऊर्जा आई आपके जूल में। इस ऊर्जा को चेंज करना चाहते हैं ईवी में। ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक वोल्ट में। तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का भाग देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का इसमें भाग देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का मान होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाके 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा। प्लस के 19 में से 10 की पावर 18 गया तो कितना बचा, 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 का मतलब है 10, ठीक है। इसका इसमें भाग दोगे तो आएगा अपने पास, मोबाइल से करके देख लेना, 13.66 13.66 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ जूल की जगह क्या आ जाएगा, ईवी। ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक वोल्ट। बात कंप्लीट है यहाँ तक कि, हटा दें इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक है बोर। आज आपको कंप्लीट करवा देंगे। आज आपको बोर के आधार पर स्पेक्ट्रम का अध्ययन, तीसरा प्रकार है। बोर के अनुसार त्रिज्या निकाल ली, वेग निकाल लिया, ऊर्जा निकाल लिया। त्रिज्या और वेग के 2 मेथड करवा दिए, ऊर्जा आपको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब चलेंगे अपने पास बोर के आधार पर स्पेक्ट्रम का अध्ययन। किसका अध्ययन चलेगा, स्पेक्ट्रम का अध्ययन। क्या होगा, सबसे पहले स्पेक्ट्रम की परिभाषा बोलो क्या होगा स्पेक्ट्रम की परिभाषा। प्रकाश का 7 रंगों में परिवर्तन, जैसे इंद्रधनुष होता है 7 रंगों में चेंजिंग हो जाता है, तो उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। प्रकाश का 7 रंगों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। बात कंप्लीट है। प्रकाश का 7 रंगों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसी आधार पे बोर ने प्रकाश का कितने रंगों में परिवर्तन हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। प्रकाश का 7 रंगों, ये अलग अलग कलर है, ठीक है। प्रकाश का 7 रंगों में परिवर्तन क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसी आधार पे बोर ने स्पेक्ट्रम में 5 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है। कितने प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है, 5 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है। और वो श्रेणियां आपको क्रम में याद करनी है। किस में याद करनी है, क्रम वाइज। पहली जो श्रेणी है वो है लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, पहला नाम लाइमन ही याद करेंगे। दूसरी श्रेणी आपके पास है बामर श्रेणी। कौन श्रेणी है, बामर श्रेणी। तीसरी जो श्रेणी है आपके पास है वो है पासन श्रेणी। कौन श्रेणी है, पासन श्रेणी। और चौथी जो श्रेणी है आपके पास है लाइमन होगी, बामर होगी, पासन होगी। चौथी जो श्रेणी है वो है ब्रैकेट श्रेणी। और 5वीं जो श्रेणी है आपके पास है, यहाँ से हटा दें इसको, ठीक है। और 5वीं श्रेणी आपके पास है फंड या फुंड श्रेणी।
फंड भी बोल सकते हैं या फुंड भी बोल सकते हैं। FUND को फंड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुंड। बात समझ आ गई। इसमें ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है ये भी याद करना है आपको, इसी वाइज याद करना है। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट और फुंड। लाइमन पहली श्रेणी, बामर दूसरी, पासन तीसरी, ब्रैकेट चौथी और फुंड लास्ट एंड फाइनल। बात समझ में आ गई। इस तरीके से याद करना है, तभी तो ये आपको स्पेक्ट्रमी श्रेणी आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। अगर उल्टा नीचे किया, ऊपर नीचे किया तो कोई मतलब नहीं है। बात समझ आ गई। अब इसके लिए देखो ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो पाई जाती है वो होती है पराबैंगनी क्षेत्र में, ये आता है। लाइमन श्रेणी कौन क्षेत्र में पाई जाती है, पराबैंगनी। ये कौन क्षेत्र में पाई जाती है, दस्य क्षेत्र में। और ये और ये यानी पासन, ब्रैकेट और फंड एक ही क्षेत्र में पाई जाती है। उस श्रेणी का, उस क्षेत्र का नाम है अवरक्त क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट। बात समझ आ गई। अब इसके बाद ये देखो, चलते अपने पास। इसके लिए N1 का मान याद रखना है। किसका मान रखना है, N1 का मान। N1 क्या होगा वो बताएंगे। N1 को बोलते हैं निम्न कोश। N1 का मतलब क्या होता है, निम्न कोश। और एक होगा आपके पास N2। N2 को क्या बोलेंगे अपने पास, उच्च कोश। ठीक है, बात समझ आ गई। अब N1 क्या होगा और N2 क्या होगा वो बता रहा हूँ आपको। देखो N1 का मतलब ये कितने नंबर पाई जाती है, 1 नंबर पाई जाती है। ये कितने पाई जाती है, 2 नंबर पाई जाती है। ये कितने पाई जाती है, 3 नंबर पे। ये कितने पाई जाती है, 4 नंबर पे। और ये कितने पाई जाती है, 5 नंबर। N2 को बोलते हैं उच्च कोश। क्या होगा, चलते अपने पास। एक से ऊपर क्या कहलाएगा, उच्च कोश। तो एक से ऊपर कौन कौन से हैं, 7 प्रकार हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7। एक से ऊपर यही है। 2 से ऊपर कौन कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 3 से ऊपर कौन है, 4 है, 5 है, 6 और 7 है। 4 से ऊपर कौन है, 5, 6, 7। 5 से ऊपर कौन है, 6 और 7। बात समझ में आ गई यहाँ तक की, नो टेंशन। अब इसके अंदर ये बनाना हम लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और बनाने में कितने हो गए, 7। कंप्लीट है। अब आ जाओ, इसका इलेक्ट्रॉन, दूसरे का इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1 में। तीसरे का इलेक्ट्रॉन 1 में। चौथे का इलेक्ट्रॉन 1 में। पाँचवें का इलेक्ट्रॉन 1 में। छठे का इलेक्ट्रॉन 1 में। 7वें का इलेक्ट्रॉन 1 में। तो यहाँ अंकन लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 1 दूसरे का इलेक्ट्रॉन 1 में आ जाए, तीसरे भी 1 में आए, 4th भी 1 में आए, 5 भी 1 में आए, 6 भी 1 में आए और 7 भी 1 में आए। तो इस श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है बेटा, लाइमन श्रेणी। किस नाम से जाना जाता है, लाइमन श्रेणी। अब इधर देखो, तीसरा भी 2 में आया। तीसरा किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। चौथा भी 2 में आ रहा है। पाँचवा भी 2 में, 6 भी 2 में और 7 भी किस में आ रहा है, 2 में। तो ये श्रेणी कहलाई जाएगी बामर श्रेणी। ये पाई जाती है पराबैंगनी क्षेत्र में और ये पाई जाती है दस्य क्षेत्र में। आज समझ आ गई। N1 का मतलब 1 हो तो लाइमन, N1 का मान 2 हो तो बामर, यानी इसी क्रम में आपको याद करनी है। अब चलना है तीसरे में कौन से, पासन। चौथे का तीसरे में, तो ये 3 है। ये चौथे का तीसरे में आ रहा है, पांचवा भी तीसरे में आ रहा है, छठा भी तीसरे में आ रहा है और 7वां भी इसमें आ रहा है। तो लाइमन होगी, बामर होगी। तो तीसरी श्रेणी का नाम क्या था, पासन श्रेणी। अब देखो नेक्स्ट चलो, इसके बाद क्या है, ब्रैकेट। 4th के अंदर क्या आ रहा है, ये 4th है। इसके अंदर 5 वाला आ रहा है, छठा आ रहा है और 7 वाला आ रहा है। तो ये श्रेणी कौन सी हो गई अपने पास, हो गई ब्रैकेट श्रेणी। लीजिए, बिल्कुल लीजिए। अब क्या है, 5, 6 किस में आ रहा है, 5 में। ये 5 है, ठीक है। ये 6 वाला आ गया और ये 7 वाला आ गया। तो ये कौन सी श्रेणी होगी, फुंड या फंड श्रेणी। बात कंप्लीट है यहाँ तक की, ये ध्यान रखना है आपको। तो N1 का मतलब मालूम चल गया और N2 का मतलब मालूम चल गया। बात कंप्लीट है। अब नेक्स्ट टॉपिक, बोर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और आएगा अभी। तो चलें आज, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक, फिर इसकी कमियां। बोर के आधार पर लास्ट टॉपिक है इसका, फिर कमियां चलेगी इसके आधार पर। बोर के आधार पर, ठीक है, कुल ऊर्जा परिवर्तन बताना है, आवर्ती बतानी है। आवर्ती को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। और एक बतानी है आपको तरंग संख्या। तरंग संख्या को म्यू बार कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, म्यू बार। इसको म्यू बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, म्यू, म्यू बार, नॉट आंसर।
हटा दे इसको तो। अब आओ, हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे कोश में जाता है, एक कोश से दूसरे कोश में जाता है तो ऊर्जा का परिवर्तन कितना आता है, E2 माइनस E1। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे कोश में जाता है तो ऊर्जा का परिवर्तन क्या आया था अपने पास, E2 माइनस क्या आया था, E1। बात कंप्लीट है यहाँ तक की, कोई टेंशन नहीं। अब E का फॉर्मूला आना चाहिए बालक को। E का फॉर्मूला क्या था, E का फॉर्मूला था माइनस का क्या था, 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर e की पावर 4 n स्क्वायर और h स्क्वायर। E बराबर माइनस का 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर e की पावर 4 n स्क्वायर और h स्क्वायर। किस किस का मान ही रखा था अपनों ने, z का और n का मान ही रखा था। E का फॉर्मूला क्या आया था मालूम है आपको, आंकिक मान बोलो, माइनस का 2.186 10 की पावर माइनस का 18 जेड स्क्वायर बटा n2 स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर सॉरी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, E2, तो ये E2 तो ये कितना हो जाएगा, n2। इसी प्रकार E2 बराबर E1 की मान रखे अपने पास, माइनस का 2.186 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 जेड स्क्वायर। यहाँ क्या है अपने पास E1, तो ये कितना हो जाएगा, n1 का स्क्वायर। बात समझ आएगा यहाँ तक की, कोई परेशानी नहीं है। हटा दे इसको तो। अब देखो, ये हो गया 1 से, और ये हो गया 2, और ये हो गया A समीकरण। समीकरण नंबर 1 एंड 2 में E2 व E1 का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे आप, A में रख देते हैं अपने पास, कोई परेशानी नहीं है। तो डेल E बराबर E2 का फॉर्मूला क्या है, माइनस का 2.186 10 की पावर माइनस का 18 जेड स्क्वायर बटा n2 का स्क्वायर। यहाँ क्या है, माइनस। आगे चलते हैं, E1 का फॉर्मूला क्या है, माइनस का 2.186 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 जेड स्क्वायर बटा n1 का स्क्वायर, ठीक है, n1 का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, ये हटा देते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, प्लस। ये तो बात कंप्लीट है। इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, ये यहाँ से लेके ये दोनों कॉमन आ रही है, ठीक है। तो डेल E बराबर माइनस का 2.186, ठीक है, सॉरी प्लस का आ रहा है, ठीक है, 2.186 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और बचा क्या अपने पास, माइनस का 1 अपॉन नीचे ये n2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। कंप्लीट है, कोई परेशानी नहीं है। अब सेकंड देखो क्या कर सकते हैं अपने पास, इसको अदला बदली कर सकते हैं। यहाँ इसको इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा कर देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस चीज़ को देखो बेटा, इसको उठा देता हूँ पहले, तो इसका तो लेना देना नहीं है। अब क्या करेंगे, ये ऐसे कैसे आ गया, डेल E बराबर माइनस का प्लस का 2.186 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 जेड स्क्वायर 1 अपॉन इस, ये है प्लस में तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर, ये प्लस में हो गया आपके पास। ये है माइनस में, माइनस का 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, n2 का स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन दे दूँ के, क्वेश्चन देने के बाद क्वेश्चन बाद में देंगे, पहले सारे मान याद रख लो, ठीक है। ये हटा दें। अब ये तो निकल गई अपने पास कुल ऊर्जा। अब क्या निकालनी है, आवर्ती। आवर्ती को क्या बोलते हैं, म्यू। तो डेल E बराबर क्या होता था, h म्यू। डेल E बराबर क्या होता था, h म्यू, फोटोन के अनुसार, प्लांक के अनुसार। तो यहाँ से निकालना है म्यू, यहाँ से निकालना है म्यू, तो म्यू बराबर क्या आएगा, डेल E बटा क्या आएगा, h होता था प्लांक स्थिरांक, डेल E पड़ा, ये पड़ा, तो इसका मान तो यहाँ रख देंगे अपने पास 2.186 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। बात समझा। अब h का मान बोलो क्या होता है, 6.62 10 की पावर माइनस का 34।
बात कंप्लीट है। इस चीज़ को इसके साथ हल करेंगे तो म्यू का मान आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आवर्ती और ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है। इस चीज़ को जब आप हल करेंगे तो म्यू बराबर आएगा, इसको इससे हल कर लेना, भाग दे के देख लेना मोबाइल में, 3.29 इंटू 10 की पावर 15, 3.29 इंटू 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर बटा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये भी बात समझ में आ गई, ये हटा दें। यानी आपने ऊर्जा भी निकाल ली। अब निकालना क्या है अपनों को, तीसरा ये निकाला पहले, फिर ये निकाला, अब तीसरा क्या निकालना है अपनों को, तरंग संख्या। क्या निकालनी है, तरंग संख्या। तरंग संख्या को बोलते हैं म्यू बार। फॉर्मूला है इसका म्यू बाई सी। ये म्यू इस तरीके से लिखा जाएगा, वी नहीं है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से बेटा, ठीक है, म्यू बाई सी। म्यू का फॉर्मूला ये पड़ा। सी का मान, प्रकाश का वेग का मान बोलो। सी का मान क्या होता है प्रकाश का मान, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति क्या होता है सेकंड। आवर्ती की इकाई क्या आएगी अपने पास, एच जेड, हर्ट्ज आएगी। आवर्ती की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज। बात समझ आ गई। ये इकाई किस में आएगी, जूल में, ठीक है। अब ये निकालना है हम लोगों को, क्या, बार, तरंग, म्यू बार। तो म्यू का फॉर्मूला ये पड़ा, 3.29 इंटू 10 की पावर 15 बटा सी का मान ये रहा, 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। इसको पूरा लिखो भैया, जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ गई। इस चीज़ को जब हल करते हैं म्यू बार को तो आता है आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दो चलो, 109,677, 109,677। यहाँ लगाना है पॉइंट, यहाँ लगाना है क्या, पॉइंट। तो 1.09697 7 आ रहा है, तो 10 की पावर क्या आएगा, 7। बात कंप्लीट है। बाकी ऐसे कह दें 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बात समझ आ गई यहाँ तक। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारा हल हो जाएगा अपने पास। अब देखो क्वेश्चन क्या है, n बराबर 2, n1 बराबर 2, n2 बराबर 4 के लिए श्रेणी बताइए। लाइमन है, बामर है, पाश्चन है, क्या है, तथा क्या बताइए, आवर्ती बताइए। तथा क्या बताइए, आवर्ती बताइए। वो लाइमन बामर श्रेणी का काम यहाँ होगा, ठीक है, n1 n2 का काम यहाँ होगा, ठीक है। म्यू बार का मान आया अपने पास 109,677, पॉइंट लगाना है, 10 की पावर कितना लिखना है, 7 लिखना है, जेड स्क्वायर लिखना है, 1/n1 स्क्वायर लिखना है, 1/n2 का स्क्वायर है। बस समझ आ गया। अब ये देखो क्या है, कौन सी श्रेणी है बोलो, कैसे पता लगाएंगे। आप हमेशा जो n1 जो मान दे रखा है, कम मान दे रखा है, उसके द्वारा आप श्रेणी बताएंगे। तो 2 नंबर पे श्रेणी का नाम बोलो। पहली श्रेणी लाइमन, दूसरी बामर, तीसरी पाश्चन, चौथी ब्रैकेट और 5वीं फंड। पहली लाइमन, दूसरी क्या है, बामर। तो इससे पता लगा लेंगे अपने पास कौन श्रेणी है, एन से पता लगा लेंगे ये कौन श्रेणी है, बामर श्रेणी। अब अपनों को क्या निकालनी है, आवर्ती। आवर्ती का फॉर्मूला ये रहा, म्यू बराबर होता है 3.29 और एक और लिख दिया इसने हाइड्रोजन परमाणु के लिए। कौन सा परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए n बराबर 2, n2 बराबर 4 के लिए श्रेणी और आवर्ती बतानी है, ठीक है। श्रेणी तो बता दी, बामर श्रेणी, और आवर्ती का फॉर्मूला ये रहा, 3.29 इंटू 10 की पावर 15। यहाँ लिखा हुआ है जेड स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है क्या, जेड स्क्वायर। तो कौन सा परमाणु दे रखा था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जेड बताओ, परमाणु क्रमांक 1 था, इंटू 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा, लिखने की आपको जरूरत नहीं है। 1/n1 स्क्वायर, n1 का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस n2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। इसको करके हल करके आप क्या निकाल लेंगे, आप
एच जेड में क्या निकाल लेंगे आप, आवर्ती निकाल लेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो आएगा उससे गुणा करके कंप्लीट कर देंगे, बात कंप्लीट है। हटा दें इसको। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, बोर का, नील्स बोर का कंप्लीट। नील्स बोर के आधार के इसकी कमियां क्या थी? दो कमियां हैं। कमी नंबर 1, बोर की कमियां या सीमाएं। पहली कमी, इन्होंने 7 प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाएं बताई, 3, 2, 5, 6 और 7 प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाएं बताई, लेकिन यह नहीं बता पाया कि ये 7 प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाएं आगे जाकर मिलती है। आप इंद्रधनुष देखते हैं, 7 प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सारे रंग एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में बोर नहीं बताता, यानी इन्होंने बताया कि, बोर ने बताया कि 7 प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं जो आगे जाकर मिलती है, ठीक है। आगे जाकर क्या होती है, मिलती है, जिसका अध्ययन बोर का परमाणु प्रतिरूप नहीं करता है। इन्होंने तो बोर ने क्या बोला, 7 प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखा है, 7 कलरों में व्यक्त होती है, 5 प्रकार की श्रेणियाँ होती है, लाइमर, माउंट, प्रेशर, बेकेट, फंड, लेकिन ये नहीं बता पाया कि ये आगे जाकर मिलती है। और इन मिली हुई रेखाओं को बोलते हैं झुंड युक्त रेखाएं। क्या बोलते हैं? झुंड युक्त रेखाएं। तो पहली कमी है कि आगे जाकर ये रेखाएं क्या करती है, मिलती है, और किसकी रेखाओं का निर्माण करती है, झुंड युक्त रेखाओं का निर्माण करती है। दूसरा कमी, लास्ट एंड फाइनल कमी, जब इन रेखाओं को, झुंड युक्त रेखाओं को 2 क्षेत्र में रखा जाता है। झुंड युक्त रेखाओं को कितने क्षेत्र में रखते हैं? 2 क्षेत्र में रखते हैं। जो ये मिली हुई जो रेखाएं हैं इनको 2 क्षेत्र में रखते हैं, एक लगाते हैं विद्युत क्षेत्र और एक लगाते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। जब इन रेखाओं में 2 प्रकार का क्षेत्र लगाया जाता है तो ये रेखाएं पुनः क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये भी नहीं बता पाया कि ये रेखाएं जब इनमें 2 क्षेत्र लगाया जाता है, 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो लगाता है विद्युत क्षेत्र और एक लगाता है कौन सा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी इन मिली हुई रेखाओं में 2 प्रकार के क्षेत्र लगाया जाता है, तो ये मिली हुई रेखाएं वापस क्या हो जाती है, विपाटित हो जाती है। इसको बोलते हैं पुनः विपाटन। क्या कहा जाता है? पुनः विपाटन, जिसका अध्ययन बोर का परमाणु प्रतिरूप नहीं करता है। इसके बाद चलते हैं, देखो आता है कंपटीशन के अंदर, मिली हुई रेखाओं में 2 क्षेत्र लगाने पर चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र रखने पर पूर्ण विपाटन होता है। विद्युत क्षेत्र से होने वाले प्रभावों को क्या कहते हैं? देखो याद रखना है, विद्युत क्षेत्र से जो रेखाएं विपाटित हुई उन्हें कहा जाता है कौन सा प्रभाव? स्टोर्क प्रभाव। कौन सा प्रभाव बोलते हैं? स्टार्क प्रभाव। स्टार्क प्रभाव, बात समझ आ गई यहाँ तक की। और चुंबकीय क्षेत्र से होने वाली जो रेखाएं हैं उस विपाटित होती है, इसे कौन सा प्रभाव बोलते हैं? जीमन प्रभाव। अब याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे आप में 2 क्षेत्र लगा दें, एक इलेक्ट्रिसिटी लगा दें और एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दें। आपको भोजन खाने के लिए बोला जाए तो चुंबक लगाई आपके पास, आसानी से जीम सकते हैं। जीमना यानी भोजन खाना। तो चुंबकीय क्षेत्र में आसानी से क्या कर सकते हैं? जीम सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र से होने वाले प्रभाव क्या बोलेंगे? जीमन प्रभाव। जीमन प्रभाव क्या बोलेंगे? जीमन प्रभाव यानी जीमना। चुंबकीय क्षेत्र में आसानी से अपन जीम सकते हैं, खा सकते हैं भोजन को, तो इस प्रभाव कौन सा प्रभाव बोलेंगे? जीमन प्रभाव। और दूसरा कौन सा प्रभाव होता है? स्टोक प्रभाव। बात कंप्लीट है। ये प्रभाव आज आपके पास कंप्लीट है। बोर का सिद्धांत आपको कंप्लीट करा दिया। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ओके। और आने वाले वीडियो में जल्दी ही आपके पास एक वीडियो ज़रूर आएगा, ठीक है। बोर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। रदरफोर्ड नहीं करवाया अभी आपको, रदरफोर्ड भी आएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी आएगा, मैक्स प्लांक भी आएगा, डी ब्रोगली भी आएगा, श्रोडिंगर भी आएगा, हाइजेनबर्ग भी आएगा, पाउली भी आएगा, हुंड भी आएगा, ठीक है। ये सब वैज्ञानिक आपके पास आने वाले हैं जल्दी ही। बोर कंप्लीट है, नो टेंशन, ओके।